हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अपन ने मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे थोड़े पॉइंट्स जो है वो मेंशन किए थे। तो आज हम बात करेंगे जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, जनरली क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो इतना तो अपन डिस्कस कर चुके थे। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन उसकी जो स्कीम थी वो किसने प्रपोज की थी? बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन पूछेगा। स्कीम प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिचेल्सन एंड स्टॉल एंड आल्सो टेलर। तो उनकी अपन थोड़ी बातें कर लेते हैं विद एक्सपेरिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज experimental proof of semi conservative mode। क्लियर? तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस जनरली वो पूछेगा उस पर अटैक करना है, फिर एक्सपेरिमेंट पे अपन बात करेंगे। तो यहां पर देखो मैं स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट में लिख देते हैं, फर्स्ट प्रूव्ड बाय मिचेल्सन एंड स्टॉल। ये दो साइंटिस्ट हैं, मिचेल्सन। सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। ओके, और ये बात है, ईयर भी याद रखना आपको, 1958। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था इकोलाई पे। तो यहां देखो थोड़ा सा वो घुमा सकता है क्वेश्चन को। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फर्स्ट प्रूव बाय मिचेल्सन स्टॉल एंड आल्सो बाय द टेलर। लेकिन अगर वो इन दोनों में बात करें, मिचेल्सन स्टॉल और टेलर की बात करें, तो पहले आएगा आपका मिचेल्सन स्टॉल, उसके बाद में टेलर। इन्होंने प्रोकैरियोट पे प्रूव किया था और टेलर ने यूकैरियोट पे, तो उसको भी लास्ट में अपन मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब मिचेल्सन स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था, कैसे प्रूव किया, वो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। तो वही आपका जो पैटर्न है स्टडी करने का, कि सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स हैं उनकी बात करते हैं, किस पे एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में कंक्लूजन पे। ओके, तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट है, किसमें किया था? फर्स्ट इन इकोलाई को यूज किया था उसके डीएनए पे। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं बेटा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स इंपॉर्टेंट है। इकोलाई काम में लिया बेटा, इकोलाई जानते हैं बैक्टीरिया है। इसके अलावा उन्होंने यूज में लिया था, इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप्स, नाइट्रोजन आइसोटोप्स। यहां पर रेडियो एक्टिविटी को उन्होंने यूज में नहीं लिया, याद रखना बेटा। ये डेंसिटी बेस्ड है बेटा, ये आइसोटोप काम में लिए, जैसे एग्जांपल ही मेंशन कर देते हैं, N14 N15। और आप जानते हो बेटा, ये लाइट डेंसिटी होगी इसकी, N15 जो है ये हैवी है। तो अपन बोल सकते हैं यहां पर उन्होंने डेंसिटी को यूज में लिया था। ओके, डेंसिटी बेस्ड थे। और एक और यूज में लिया, सीजियम क्लोराइड, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये टेक्निक है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। वो सेंट्रीफ्यूगेशन ही है, लेकिन यहां पर उन्होंने सीजियम क्लोराइड ऐड किया था। सीजियम क्लोराइड आपको पता है बेटा साल्ट टाइप में होता है। सीजियम क्लोराइड जो है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको आपको सेपरेट करना है डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो सीजियम क्लोराइड जो है उसके साथ बाइंड हो जाता है, उसका वेट इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ताकि उनका जो ग्रेडियंट है वो इजिली ऑब्जर्व हो जाए। तो ये हो गए आपके एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। अब एक्सपेरिमेंट अपन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल देखो, मैं डायग्रामेटिक एक्सपेरिमेंटली फ्लो चार्ट से आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल जो क्वेश्चंस हैं उन पे अटैक करना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहां तक ये मेंशन करो, उसके बाद में अपन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आप जानते हो
मैं अगर इकोलाई की बात करूं उसमें जो भी नाइट्रोजन कंटेंट है इकोलाई में नॉर्मल होगा, N14 होगा, लेकिन आपको यहाँ N15 जो है इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो यहाँ पर बिल्कुल चार्ट से बताएंगे अपन, ये इकोलाई है। तो इकोलाई में जो डीएनए है उस डीएनए में ऑब्वियसली 2 स्ट्रैंड हैं, ये लो डबल स्ट्रैंडेड है ये, ओके। तो जो दोनों स्ट्रैंड है, मैं डीएनए पे फोकस कर रहा हूं, दोनों स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन कंटेंट है, उसमें बेस है ना, नाइट्रोजनस बेस है, तो जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो होगा N14। ऐसे समझना पड़ेगा आपको, N14। तो दोनों स्ट्रैंड के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट नॉर्मल है, N14 है। तो अपन इसको बोलेंगे कि ये लाइट डेंसिटी का है। लाइट डेंसिटी क्या है? लाइट, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड में N14 है। तो ऑब्वियसली आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इकोलाई के डीएनए में N15 इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, देखो कैसे क्या करेंगे अपन। उसके लिए अपन एक पेट्री प्लेट लेंगे, ये पेट्री प्लेट ले ली, इसमें मीडियम ऐड करेंगे। इकोलाई को ग्रो करवाना है तो बेटा आपको मीडियम ऐड करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट मीडियम। तो इस मीडियम में देखो अब इंपॉर्टेंट है, इस मीडियम में जो नाइट्रोजन कंटेंट अपन देंगे वो देंगे हैवी नाइट्रोजन, और किस फॉर्म में ऐड करेंगे? N15 की फॉर्म में, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट तो इकोलाई मीडियम से लेगा ना। तो यहां पर अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे एज ए नाइट्रोजन सोर्स, अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है वो क्या है? N15, हैवी नाइट्रोजन अपन ऐड किया। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो इकोलाई आप ग्रो करवाओगे, ये कौन है? इकोलाई। तो इकोलाई क्या करेगा? हर 20 मिनट में डिवाइड होगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा। तो आफ्टर मैनी जनरेशन, अगर मैं बात करूं आफ्टर मैनी जनरेशन, तो इस पेट्री प्लेट से ये लो, आफ्टर मैनी जनरेशन आपको जो यहां पर इकोलाई ऑब्टेन होगा, उसके अंदर जो डीएनए है ऑब्वियसली क्या होगा? हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा। या मैं बोल दूं बेटा यहां पर सिंपल है, जो इकोलाई आप इससे ऑब्टेन करोगे, मेरी बातों पे ध्यान देना बेटा, क्योंकि मैं सिंपल वे में बता रहा हूं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको स्टडी करनी पड़ेगी। जो इकोलाई आपको ऑब्टेन होगा, उस इकोलाई में जहां पर नाइट्रोजन कंटेंट है, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसके अंदर जो भी कंटेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी मटेरियल्स है, उनमें नाइट्रोजन कौन सी इनकॉर्पोरेट हो गई? N15। तो यहां पर जो इकोलाई आपने ऑब्टेन किया है, यहां रेड का मतलब ही क्या है? N15 कंटेनिंग नाइट्रोजन इसमें। तो अपन बोल सकते हैं बेटा ये जो इकोलाई है, इसमें ये जो डीएनए है, इसको तो थोड़ा सा मैं सिंपली मेंशन कर रहा हूं, इसको थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो यहां पर दोनों इसकी दोनों जो स्ट्रैंड है, ये डीएनए में 2 स्ट्रैंड है ना, तो दोनों स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन है वो कौन सा है? N15। तो इसकी डेंसिटी क्या है? हैवी। हैवी डेंसिटी, लाइट थी, अब आपने हैवी डेंसिटी कंटेनिंग डीएनए ऑब्टेन कर लिया। अब यहां से एक्सपेरिमेंट अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल सिंपल है, देखो एक्सपेरिमेंट भी। और अभी कैसे स्टार्ट करेंगे देखो, अब उन्होंने जो नाइट्रोजन इकोलाई ऑब्टेन किया है उसको फिर आगे यूज किया। कैसे यूज किया, अब बातों को समझना। सारा एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब में चलेगा। तो ये तो मदर इकोलाई हो गया, जिसको आगे आपको काम में लेना है। तो आप बताओ इस इकोलाई में जो डीएनए है उसमें 2 स्ट्रैंड है और दोनों में नाइट्रोजन हैवी है। तो ये लो, इसको ऐसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आपका यहां से स्टार्ट होगा। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेटा 15 समझ जाओगे, N15। तो स्टार्टिंग में जो इकोलाई है उसके पास क्या है? हैवी डेंसिटी डीएनए। ओके, अब देखो ये जो डेंसिटी है ऑब्वियसली हैवी है। तो अगर आप इस डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करवाओगे, इस डीएनए को क्या करो आप? एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में ऐड करो और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराओ। तो ऑब्वियसली यहां देखो डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया है, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटसाइड। तो यहां इस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में आपको जो ग्रेडियंट मिलेगा डीएनए का, वो मिलेगा यहां पर। इसको यहां मार्क कर दें।
तो यहाँ इसको मैं मेंशन कर दूं, ये होगा आपका N15 या मैं बोल रहा हूं यहां पर हैवी डेंसिटी, तो ये आपको बेस पे मिलेगा। क्लियर, ये स्टार्टिंग की बात होगी। अब आपने क्या किया, उस इकोलाई को एक जनरेशन तक आपने ग्रो करवाया। अब कहानी स्टार्ट होती है इंपॉर्टेंट। इकोलाई था, आपने उसको ग्रो करवाया 1 जनरेशन, ये देखो बेटा। लेकिन यहां पर मीडियम में, जो जिस मीडियम में अपन ग्रो कराएंगे वहां पर लेंगे अपन N14। ओके, नॉर्मल मीडियम में आपने ग्रो कराया N14 कंटेनिंग मीडियम में। और आपको पता है एक जनरेशन में जो टाइम है वो लगेगा आपका 20 मिनट्स। ओके, क्योंकि बैक्टीरिया जनरली 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर जो आएगा उसको अपन बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। तो आप जानते हो बेटा जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें आपको 2 इकोलाई ऑब्टेन होंगे, और दोनों इकोलाई का जो डीएनए वो आप क्या करोगे, आइसोलेट करोगे और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। तो यहां मैं सिंपली ड्रॉ कर देता हूं, इमेजिन कर लो, क्योंकि आपको कंक्लूजन देना है। दोनों डीएनए स्ट्रैंड क्या होंगे बेटा, जैसे आपने रेप्लिकेशन स्टडी कर ही लिया है, ये लो दोनों स्ट्रैंड डीएनए सेपरेट हो गई, और मीडियम नॉर्मल लिया है, तो जो न्यू स्ट्रैंड होगी वो N14 कंटेनिंग होगी। तो यहां मेंशन कर रहा हूं, देखो ये तो N15 है और ये N14, N15। ऑब्वियसली डीएनए आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपन क्या करेंगे, ये जो डीएनए कंटेंट है उसका करवाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जैसे आप सेंट्रीफ्यूगेशन करवाओगे तो यहां पर बेटा जो बैंड मिलेगा आपको, ग्रेडियंट मिलेगा, वो मिलेगा यहां पर। ओके, डेंसिटी क्या होगी, थोड़ी कम होगी, तो इसमें क्या है N15 N14, जिसको अपन बोलेंगे हाइब्रिड डेंसिटी। बिल्कुल सिंपल है डेंसिटी क्या है, हाइब्रिड। क्लियर, क्योंकि पहले देखो यहां पर डेंसिटी थी, अब जैसे फर्स्ट जनरेशन आई तो डेंसिटी कम हो गई, तो पहले से कम हुई थी, इसको अपन बोल रहे हैं हाइब्रिड। बिल्कुल क्लियर करेंगे, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलें आप। तो ये तो हो गया फर्स्ट जनरेशन। अब एक चीज तो क्लियर होगी बेटा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना। अब ये तो क्लियर हो गया कि डेंसिटी क्या हुई है, आपने नॉर्मल मीडियम में जब इसको ग्रो करवाया तो जो डीएनए की डेंसिटी है वो पहले से कम हुई है, ऊपर शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब पक्का जो मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है वो आपका कंजर्वेटिव तो नहीं है बेटा। क्लियर हो गया इससे। अगर कंजर्वेटिव होता तो याद करो, बताया था जो कंजर्वेटिव डीएनए मोड ऑफ रेप्लिकेशन, उसने क्या बताया था कि एक डीएनए मॉलिक्यूल तो नया होगा, एक डीएनए मॉलिक्यूल पुराना होगा, एक ओल्ड एक न्यू। अगर इसमें कंजर्वेटिव होता तो जो ओल्ड था वो तो क्या था, हैवी, और न्यू बनेगा वो लाइट बनता। तो 2 बैंड आते हैं यहाँ पर, 2 ग्रेडियंट मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कंजर्वेटिव तो नहीं है। इससे क्लियर हो गया। अब कंजर्वेटिव नहीं है तो क्या हो सकता है, सेमी कंजर्वेटिव या फिर डिस्पर्जिव। देखो डिस्पर्जिव भी तो हो सकता है ना, यहां तक तो, क्योंकि डिस्पर्जिव में मिक्सिंग हुई है, मिक्सिंग होगी तो न्यू और ओल्ड की तो डेंसिटी डिक्रीज हो सकती है। तो उसको आगे क्लियर कर देंगे। देखो अगर एक्सपेरिमेंट को समझना है तो मेरी बातों पे ध्यान देना बेटा, नहीं तो वही फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा। अब एक जनरेशन तक और ग्रो करवाओ आप। अब नेक्स्ट 40 मिनट, और मीडियम वही आप N14 लोगे आप, यहां पर भी नॉर्मल मीडियम। तो सेकंड जनरेशन आएगी, उसमें आपको 4 डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे। सेकंड जनरेशन देखो यहां पर अगर रेप्लिकेशन क्लियर है तो बता दोगे आप कि आपकी 4 स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो गई, और जो न्यू स्ट्रैंड बनेंगी वो आपको पता है लाइट है। तो यहां देख लो वही केस है बेटा, 15 14 14 14। अब सेकंड जनरेशन में आपको जो डीएनए मॉलिक्यूल ऑब्टेन हुए उनको भी आप क्या करो बेटा, सेंट्रीफ्यूज करो। तो इसमें जो डेंसिटी ग्रेडियंट मिलेगा, देखना यहां पर आपको 2 ग्रेडियंट मिलेंगे, एक तो मिलेगा अपर साइड में और एक वहीं मिलेगा जो अभी फर्स्ट जनरेशन में मिला था। ये जो है ये तो है हाइब्रिड। क्यों हाइब्रिड है अभी बताया था मैंने, N15 N14, और ये है बेटा लाइट N14 N14 लाइट।
ओके, तो देखो यहां पर भी डेंसिटी में डिफरेंस आया है। अब क्लियर हो गया बेटा, सेकंड जनरेशन में आपको 2 ग्रेडियंट मिले हैं। अगर डिस्पर्जिव होता तो इसमें भी एक ग्रेडियंट मिलना चाहिए था, लेकिन अब मोड क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। तभी तो क्या हुआ बेटा, जो लाइट और हाइब्रिड है उनका ग्रेडियंट अलग मिला है। इससे क्लियर हो रहा है कि क्या हुआ, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बोथ स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड एंड दे एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। और नई डीएनए स्ट्रैंड जो बनेगी उसमें वही नाइट्रोजन कंटेंट होगा जो आपने मीडियम में ऐड किया है। तो देखो यहाँ पर ये लाइट वाले 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको और ये 2 मिलेंगे हाइब्रिड, 50% लाइट 50% हाइब्रिड। तो सेकंड जनरेशन में अपन देखो रेशो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, लाइट कितने हैं 2, हाइब्रिड कितने बेटा 2, ये दोनों हाइब्रिड है ना, और हैवी कितने हैं 0। प्रपोर्शन बता सकते हैं आप, लाइट हाइब्रिड हैवी, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:0। 50% लाइट है 50% हाइब्रिड है। देखो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे क्या है, हाइब्रिड है, 100% हाइब्रिड, कोई लाइट नहीं है। सेकंड जनरेशन में 50% लाइट 50% हाइब्रिड। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव भी नहीं हो सकता और डिस्पर्जन नहीं हो सकता, वो अपन ने जो है कंक्लूड कर दिया है। तो इतना एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हो बेटा, और क्वेश्चन भी बड़े सिंपल आते हैं। 20 मिनट फर्स्ट जनरेशन, 40 मिनट सेकंड जनरेशन। इसको आगे और आप ग्रो करवा सकते हो, ग्रो करवा के देख लो। थर्ड जनरेशन में आपको डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे 8, डबल हो जाएंगे ना 4 to 8, और टाइम कितना हो जाएगा बेटा 60 मिनट। तो वहां देखो आप कितनी जनरेशन तक ग्रो करवा लो, आपको हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल 2 ही मिलेंगे, और बाकी क्या होंगे लाइट, क्योंकि आपने मीडियम कौन सा लिया है, लाइट नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम। आप उसको चाहे 20 जनरेशन तक ग्रो करवा लो, हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल का नंबर 2 ही रहेगा, एंड रिमेनिंग लाइट डीएनए मॉलिक्यूल। लेकिन कंडीशन है मीडियम में नाइट्रोजन 14 वाली होनी चाहिए। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपका मोड क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन भी वो जनरली ये पूछता है, इफ इन मिचेल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट द ई कोलाई अलाउड टू ग्रो फॉर 3 जनरेशन, 3 जनरेशन तक ग्रो करवाओ बेटा। आपने सेकंड तो करवा लिया ना, 3 जनरेशन तक करवा लो, 3 जनरेशन। देन कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ लाइट हाइब्रिड एंड हैवी डीएनए मॉलिक्यूल। तो सिंपल है बेटा, थर्ड जनरेशन में 8 डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, आउट ऑफ 8 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर हाइब्रिड एंड 6 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर हाइब्रिड एंड 6 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर लाइट। क्लियर? तो प्रपोर्शन आप निकाल सकते हो, और ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे, आपको सॉल्व भी करने हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। देखो आपने डेंसिटी के ऊपर फोकस किया है, यहां पर एक ग्रेडियंट है, यहां पर एक ग्रेडियंट है, यहां पर 2 ग्रेडियंट, और ये कब पॉसिबल हुआ, जब आपका मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। मैंने बता दिया बेटा, आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर कंजर्वेटिव होता तो हर बार एक इवेंट आता और वो भी शिफ्ट होता ऊपर। अगर कंजर्वेटिव होता तो जो बैंड है वो हमेशा कितने मिलते, 2 मिलते, एक लाइट और एक हैवी हमेशा। अगर डिस्पर्सिव होता तो हमेशा एक बैंड मिलता, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव है, इसलिए यहां पर देखो सेकंड जनरेशन में 2 आपको ग्रेडियंट मिल रहे हैं। क्लियर? अब थोड़ी सी आपको रीड करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि आप इतना जो है थ्योरी नहीं लिखाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप क्लियर कर लोगे। और क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा मैं 1-2 क्वेश्चन कवर करा देता हूं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इफ इन मिचेल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ओके, ई कोलाई। अब देखो मिचेल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक्सपेरिमेंट इस ई कोलाई से स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर डीएनए कैसा है बेटा, हैवी है। अगर वो क्वेश्चन चेंज कर दे, लैंग्वेज चेंज कर दे, इफ ई कोलाई दैट कंटेन नॉर्मल डीएनए और लाइट डेंसिटी डीएनए, तो फिर आपको स्टार्टिंग में नॉर्मल डीएनए से कहानी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और फिर ये देखना पड़ेगा कि हर जनरेशन में वो कौन सा मीडियम काम में ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मिचेल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो बिल्कुल इसी को आपको कंटिन्यू करना है। तो बताओ इसमें थर्ड जनरेशन करके देख लो बेटा, अभी बताया मैंने, थर्ड जनरेशन में जो हाइब्रिड हैं वो होंगे 2,
लाइट हैं वो होंगे 6 और हैवी जो है बेटा वो होंगे 0। ओके, तो ये अपन ने बात कर ली किसकी, मिचेल्सन स्टोल एक्सपेरिमेंट की। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया आराम से। न्यूमेरिकल निकाल लोगे अच्छे से, और मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं, डायग्राम बना के सॉल्व कर लेना। बस ये आपको ध्यान रखना है कि लाइट और हैवी इनको सेपरेट करना आपको। स्टार्टिंग में हैवी है, दोनों स्टैंड को सेपरेट कर दो, जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी वो लाइट बनेगी, तो पता लग जाएगा ये हाइब्रिड हाइब्रिड। तो यहाँ पर 100% हाइब्रिड है, यहाँ पर 50% हाइब्रिड 50% लाइट, लेकिन हैवी कोई नहीं होगा क्योंकि मीडियम में आपने हैवी अब नाइट्रोजन काम में नहीं लिया। अगर आप हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम में अगर इसको ग्रो कराओगे तो आपको पता है फिर लाइट नहीं मिलेंगे आपको, फिर हैवी और हाइब्रिड मिलेंगे आगे। तो थोड़ा सा आप इनको खुद जो है थोड़ा दिमाग लगाना और इनको सोल्व करना, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, हो भी जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका सेमीकंडक्टिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिचेल्सन स्टोल का। उसके बाद देखो एक पॉइंट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यही मैं बता देता हूं। एक साइंटिस्ट और था टेलर, और इसने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1958 में, लेकिन मिचेल्सन स्टोल के बाद। उसने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल काम में लिए थे वो थे आपका वीसिया फाबा, फाबा बीन होती है वीसिया फाबा प्लांट। ओके, इसका मतलब यूकैरियोट में उसने एक्सपेरिमेंट किया था। और दूसरा काम में लिया था रेडियो एक्टिव थाइमिन। ओके, रेडियो एक्टिव थाइमिन या थाइमिडीन बोल दो, रेडियो एक्टिव। इसका मतलब इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड था, बट मिचेल्सन स्टोल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डेंसिटी बेस्ड था। तो यहाँ पर यूकैरियोट के केस में बात करें तो टेलर, प्रोकैरियोट के केस में बात करें तो मिचेल्सन स्टोल। और बात करें सबसे पहले किसने प्रूव किया था, मिचेल्सन एंड स्टोल ने। ईयर तो सेम है लेकिन उसमें टाइम ड्यूरेशन तो अलग हो गया ना, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पूछे थे बताना, वीसिया फाबा एंड यूज रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ओके, तो ये आपको अब जहां से क्वेश्चन आता है सीधा अपने अटैक कर ले, इससे बाहर वो बात भी नहीं करेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और आप देखना और एक बार थ्योरी स्टडी कर लेना और सारे न्यूमेरिकल सोल्व करना। ओके, तो अब आगे अपन बात करेंगे किसकी, ये तो हो गया रेप्लिकेशन रिलेटेड सारी बातें हो गई। अब अपन सीधा अटैक करेंगे बेटा ट्रांसक्रिप्शन पे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म, आरएनए वगैरह की स्टडी करेंगे, इसके अलावा जीन्स वगैरह की स्टडी करेंगे, फिर अपन जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन पे जाएंगे। ओके, ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन की। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन। देखो अपन ने सेंट्रल डोग्मा की बात की थी, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो अब ट्रांसक्रिप्शन अपन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, पहले कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो अपन कवर करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्राइमरी एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए, दैट इज द हेटेरो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए। यहां देखो डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हेटेरो कैटालिटिक एक्टिविटी। बिल्कुल सिंपल है, इसका मीनिंग देखो, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डीएनए। तो ये देखो ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल सिंपल है, डीएनए से किसका फॉर्मेशन करना है, आरएनए का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एक बार सिंपली समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। तो देखो बेटा यहां डीएनए जो है वो होता है डबल स्टैंडर्ड और आरएनए जो बनेगा वो होगा सिंगल स्टैंडर्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कॉपिंग ऑफ genetic informations from one strand of DNA to
आरएनए, बिल्कुल सिंपल है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो उसमें एक स्ट्रैंड जो है उसकी क्या होगी, कॉपी होगी आरएनए की फॉर्म में। देखो एक बार डायग्राम से क्लियर कर देते हैं, आप इतना समझ भी सकते हो, इसलिए डायरेक्ट मैं अप्रोच पे जा रहा हूँ। एक डीएनए स्ट्रैंड है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखो हम इसको क्लियर कर देते हैं। ये 5 प्राइम है, ATGCC ATGAC, दैट इज 3 प्राइम। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, TACGG। ये आपका DS-DNA है। अब इस डीएनए से आपको आरएनए बनाना है तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। प्रोसेस अपन पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। 2 स्ट्रैंड है, उसमें एक स्ट्रैंड जो टेम्पलेट का फंक्शन करेगी, एक होगी टेम्पलेट और दूसरे को बोलेंगे अपन कोडिंग। ये लेकिन अभी बाद में बताऊंगा टेम्पलेट क्यों बोला, कोडिंग क्यों बोला। जो टेम्पलेट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। इस टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करना है, आरएनए पॉलीमराइज कर देगा और आरएनए की स्ट्रैंड जो बनेगी वो सेपरेट हो जाएगी। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा, देखो बेटा यहाँ टी है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं ये 5 प्राइम होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ए के कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है बेटा यू आएगा, तो ये आरएनए का स्ट्रैंड बन गया। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां देख लो क्या हुआ है, डीएनए की एक स्ट्रैंड की क्या होगी बेटा, कॉपी होगी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। तो जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास थी वो आरएनए की फॉर्म में ट्रांसफर होगी। देन फिर आरएनए से प्रोटीन का अपन फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है जो एंजाइम होगा, की एंजाइम, वो होगा आपका आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटिव है, प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूं अभी आपको, तो ये आपको करना है ट्रांसक्रिप्शन। तो थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी हैं इसमें, देखो बेटा नेक्स्ट प्रोसेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें अपन प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट में जो साइट है वो होती है साइटोप्लाज्म, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यूकैरियोट में जो साइट है वो है न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगा, किसमें, यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म। क्लियर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको भी अपन ने मेंशन कर दिया। अब यहां देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें भी जो कॉम्प्लीमेंटरिटी जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होगा, क्योंकि यहां पर भी ये टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है। तो अपन बोल सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, इंपॉर्टेंट है थोड़ा पॉइंट जो है उसके ऊपर फोकस भी करना। कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। Complementarity governs the process of ट्रांसक्रिप्शन। जैसे रेप्लिकेशन में भी वही था बेटा, कॉम्प्लीमेंट्रिटी जो रूल है वो अप्लाई होता है, क्योंकि वहां पर भी टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है और यहां पर भी टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है। यहाँ डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर जो ए है उसके कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो थोड़ा देखो मैं डिफरेंस भी क्रिएट कर देता हूं कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के स्टेटमेंट भी कवर हो जाएंगे और जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो भी अपन कवर कर लेंगे। जैसे आपने रेप्लिकेशन की तो बात कर ही ली थी, और यहां बात करेंगे अपन ट्रांसक्रिप्शन की। तो देखो बेटा रेप्लिकेशन में आपने क्या स्टडी किया है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से किसका, आरएनए का। दोनों में कॉम्प्लीमेंट्रिटी रूल जो है अप्लाई होगा, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां देखो, यहां पर जो रेप्लिकेशन प्रोसेस था वहां पर जो बेस पेयरिंग हो रही है वो हो रही है आपकी एटी और जीसी, लेकिन यहां पर होगी एयू एंड जीसी। तो डिफरेंस क्या आ गया, यहां एक एक कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, यहां एक कॉम्प्लीमेंट्री यू आ जाएगा, ये डिफरेंस है। अगला देखो,
अगर रेप्लिकेशन की बात करें, इन रेप्लिकेशन बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट, बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट, बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट का फंक्शन करेगी। क्लियर? नेक्स्ट सारी चीजें मैकेनिज्म अपन डिस्कस करेंगे। यहां देखो रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन कंप्लीट डीएनए का होता है। रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया तो पूरा डीएनए रेप्लिकेट होगा, कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेट्स। बट अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो कंप्लीट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, उसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिनका ट्रांसक्रिप्शन होता है। स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब, जिनको अपन बोलते हैं जीन। बात समझ में आ रही है ना बेटा? जैसे मान लो ई कोलाई की बात करें तो ये सर्कुलर डीएनए है, अगर रेप्लिकेशन होगा तो पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इस डीएनए में स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, उन्हीं का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। उन्हीं से क्या बनेगा बेटा? आरएनए बनेगा। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो मैंने आपको यहां पर क्लियर किए। बात समझ में आ गई ना? ये डिफरेंसेस है। तो अपन बोल सकते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि डीएनए में पर्टिकुलर जीन्स कहां पे हैं। एक एनसीईआरटी का बड़ा प्यारा पॉइंट है, देखो ये सारा मैंने आपको जो क्लियर किया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसक्रिप्शन इज नेसेसिटेट डिफाइनिंग द बाउंड्रीज वुड डीमार्केट द रीजन्स। इससे क्या कर रहे हैं अपन? डीमार्केट द रीजन्स और भी ट्रांसक्राइब। जिनका ट्रांसक्रिप्शन होता है उनको डीमार्केट कर सकते हैं अपन, और दो में से केवल एक स्ट्रैंड क्या होगी? ट्रांसक्राइब होगी। तो ये डीमार्केट या उन रीजन को स्पेसिफाई किस प्रोसेस की हेल्प से किया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि रेप्लिकेशन में तो पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन ट्रांसक्राइब होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी के भी थे जो मैंने डिस्कस किए हैं, इन पर थोड़ा फोकस करना बेटा, क्योंकि अभी ईजी भी है लेकिन हम कोई भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी पॉइंट से क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन को अपन ने डिफाइन कर दिया, उसके जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अपन ने क्लियर कर दिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है बेटा, एनसीईआरटी का, उसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए नॉट एक्ट एज टेम्पलेट ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। या मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, और उसका आंसर भी मैं दूंगा आपको। व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। both strands are not copied during ट्रांसक्रिप्शन। यहां बोल सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम क्यों नहीं करते। तो उसके दो रीजन है, और दोनों रीजन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बिल्कुल सिंपल है। देखो ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बेटा, समझना, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। तो बेटा आप बताओ मुझे, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का फंक्शन करेंगी तो दोनों स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेंगे, मॉलिक्यूल आरएनए, ये 3 to 5 बनेगा, ये 5 to 3 कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना। अगर दोनों डीएनए से दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रही हैं तो जो आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे वो बिल्कुल क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। आरएनए जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो इनसे डीएस आरएनए बन जाएगा। और बेटा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसलिए दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का फंक्शन नहीं करती। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, आप बोलो कि सर दोनों स्ट्रैंड अलग अलग टाइम पे ट्रांसक्राइब हो सकती है ना? हो सकती है बेटा। तो अगर दोनों स्ट्रैंड अलग अलग टाइम पे ट्रांसक्राइब होगी तो दोनों से जो आरएनए बनेंगे वो प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन आप बताओ बेटा, जो दोनों आरएनए मॉलिक्यूल जो इनसे बनेंगे वो डिफरेंट होंगे, उनका बेस सीक्वेंस डिफरेंट है, तो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनाएंगे।
तो डीएनए एक ही जीन है और उससे दो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन अगर बन गई तो आपको पता है इसकी वजह से जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन मशीनरी है वो उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो आपने स्टडी किया ना, वन जीन वन एंजाइम, तो एक जीन के पास केवल एक ही इंफॉर्मेशन होती है, एक ही प्रोटीन की, एक एंजाइम की। तो दोनों अगर ट्रांसलेट हो गई तो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनेगी, जिससे इंफॉर्मेशन मशीनरी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए दोनों स्ट्रैंड कभी भी टेम्पलेट का फंक्शन नहीं करती। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो कुछ बेसिक बातें थी, क्लियर होगी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की। अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं क्योंकि आपको मैकेनिज्म पे जाना है। तो सबसे पहले मैं क्लियर करने जा रहा हूं द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स, कि ट्रांसक्रिप्शन जब होगा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसमें जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है उनका क्या रोल है, कौन कौन सी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स होती हैं। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और आपको सिंपली इसको क्या करना है, स्टडी करना है। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगी, उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स किसमें प्रेजेंट होती हैं, फाउंड इन डीएनए एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या है, ये नेसेसरी है। अब देखो यहां पर जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, दीज आर द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स फाउंड इन डीएनए। और ये यूनिट होंगी तो ही वो डीएनए बेटा ट्रांसक्राइब हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए इन तीनों को यहां पर लोकेट भी करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, ये आपका कोई डीएनए का पार्ट है, ऑब्वियसली ये 5 प्राइम होगा तो ये 3 प्राइम कैसे बना सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम, दैट इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर ये डीएनए एक्सप्रेस होना है या ये डीएनए अगर जीन है तो इसके पास ये यूनिट्स होना जरूरी है बेटा। ये यूनिट्स होंगी तभी एक्सप्रेस होगा। तो यूनिट्स किस तरह से होती हैं, देखो जो प्रमोटर है वो यहाँ, ये प्रमोटर की स्पेसिफिक सीक्वेंस है बेटा, रीजन है जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, ये वाला जो रीजन, इसको बोल रहा हूँ पी से डिनोट कर देते हैं प्रमोटर। ओके, और याद रखना प्रमोटर के जस्ट बाद, यहां पर जस्ट आफ्टर द प्रमोटर, यहां पर ये मार्क कर रहा हूं मैं, यहां देखो, इसको अपन बोलते हैं बेटा INR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशिएशन रीजन फॉर ट्रांसक्रिप्शन, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, इनिशिएशन रीजन। देखो एरो इधर लगाया है मैंने, तो याद रखना ये सारे टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। ये जो इनिशिएशन रीजन है, इससे इस रीजन से इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो डीएनए का पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं अपस्ट्रीम रीजन, अपस्ट्रीम। और इस रीजन के बाद का जो पार्ट है उसको अपन बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और ये हो गया अपस्ट्रीम। INR के बाद का रीजन डाउन स्ट्रीम। आगे देखो डाउन में जा रहे हो ना, जीन फिनिश हो रही है तो डाउन स्ट्रीम बोल दिया, इधर अपस्ट्रीम। फिर अप डाउन स्ट्रीम में INR के बाद जो डाउन स्ट्रीम है, यहां पर, यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है बेटा, ये वाला, ये है आपका स्ट्रक्चरल जीन, ये इसको अपन बोल देते हैं सिस्टोन। और ये जो रीजन है इसको बोलेंगे टर्मिनेटर। सो दीज आर द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स। सीक्वेंस हो गया ना, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। सो वी कैन से दैट promoter present in upstream and cistron structural genes and terminator present in the downstream। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब यहां समझें, प्रमोटर के रेस्पेक्ट में जिस स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसको अपन बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड।
ये टेम्पलेट तो इसके रेस्पेक्ट में इसको बोल देते हैं अपन नॉन टेम्पलेट। क्लियर? ये वाली जो नॉन टेम्पलेट इसको बेटा अपन कोडिंग स्टैंड भी बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे नॉन कोडिंग। टेम्पलेट स्टैंड को अपन एंटीसेंस स्टैंड भी बोलते हैं, तो इसको बोल देंगे अपन सेंस स्टैंड। और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दो ही टर्म आपको याद रखनी है, टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड। एंड द कोडिंग स्टैंड ऑल्सो कॉल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको रेफरेंस स्टैंड भी बोलते हैं अपन, रेफरेंस स्टैंड। ओके, फिर देखो बेटा, अगर पोलरिटी नहीं दे रखी तो आप टेम्पलेट और कोडिंग को डिफाइन नहीं कर सकते। पोलरिटी के अकॉर्डिंग ही बताओगे। प्रमोटर के रेस्पेक्ट में जिसकी डायरेक्शन 3 to 5 है वो है टेम्पलेट। अब इसको आप रिवर्स कर दो, 3 to 5 ऊपर कर दो, इसको 5 to 3 कर दो, तो ऊपर वाली टेम्पलेट हो जाएगी। आपको केवल डायरेक्शन देखनी है। प्रमोटर के रेस्पेक्ट में 3 to 5 जो है वो टेम्पलेट होगी, और 5 to 3 है वो क्या होगी, कोडिंग। इसको कोडिंग को रेफरेंस स्टैंड बोल रहे हैं। रीजन, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे प्रमोटर किधर है। जो प्रमोटर की लोकेशन है वो है 5 प्राइम एंड पे एट द रेफरेंस स्टैंड, टर्मिनेटर एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द रेफरेंस स्टैंड और कोडिंग स्टैंड। तो ये टर्म आपको, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी, दैट इज द टेम्पलेट स्टैंड, द कोडिंग स्टैंड। और एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब कवर करूंगा। इन तीनों को अपन सेपरेटली स्टडी करेंगे, प्रमोटर की बात, फिर स्ट्रक्चरल चेंज, देन टर्मिनेटर। ओके, तो इनको थोड़ा थोड़ा अपन स्टडी करते हैं। डायग्राम मैंने बना रखा है, वो सारे पॉइंट्स मेंशन करें। और अगर डीएनए में ये तीनों यूनिट प्रेजेंट है तो ही वो बेटा ट्रांसक्राइब होगा, अदरवाइज ट्रांसक्राइब नहीं होगा। अभी पता भी लग जाएगा आपको कैसे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रमोटर। जिसको अपन टाटा बॉक्स भी बोलते हैं, तो इसमें टाटा सीक्वेंस होता है, टाटा बॉक्स। सबसे पहला पॉइंट, सारे क्वेश्चन आंसर है। प्रमोटर की लोकेशन बताओ बेटा। तो लोकेशन कैसे, लोकेशन क्या बोलोगे, एट 5 प्राइम एंड ऑफ रेफरेंस स्टैंड। जो रेफरेंस स्टैंड है उसके 5 प्राइम एंड पे कौन होगा, प्रमोटर। नेक्स्ट, जो प्रमोटर है ये भी बोल सकते हैं अपस्ट्रीम में है, इन अपस्ट्रीम। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटर is the binding site for RNA polymerase. Very, very important. Promoter provide the site for the attachment of RNA polymerase. तो RNA polymerase बेटा याद रखना, जो RNA polymerase जो की एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन का, वो प्रमोटर पे आके बाइंड होता है, आरपी। अगर प्रमोटर नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा। तो प्रमोटर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है फंक्शन। अगला पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड। प्रमोटर ही डिफाइन करेगा कि टेम्पलेट कौन सी होगी, कोडिंग को। मैंने बताया प्रमोटर के रेस्पेक्ट में जो 3 to 5 है वो टेम्पलेट है, और इसके रेस्पेक्ट में जो 5 to 3 है वो क्या है, कोडिंग है। और सिंपल है बेटा, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। आप बताओ स्ट्रक्चरल चेन किधर है, प्रमोटर से आगे है, तो आरएनए पॉलीमरेज इधर मूव करेगा, और इधर मूव करेगा तो ऑब्वियसली आरएनए का फॉर्मेशन 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। तो टेम्पलेट कौन सी होनी चाहिए बेटा, 3 to 5, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्रिटी जो रूल है वो अप्लाई होगा। एक पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना समझना बेटा, एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाना, क्योंकि जनरली एनसीईआरटी की स्टेटमेंट फेंकेगा वो, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही पूछेगा। क्लियर? सो द बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ टर्मिनेटर,
by switching the position of promoter with terminator. Okay, the definition of template and coding strength could be reversed. ये कहना क्या चाह रहा है बेटा, अगर प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को आप स्विच कर दोगे, प्रमोटर इधर लगा दो, टर्मिनेटर इधर लगा दो काट के, प्रमोटर अगर इधर आ गया तो टेम्पलेट ये ऊपर वाली हो जाएगी और ये कोडिंग हो जाएगी। मैंने आपको फंडा पहले बता दिया था। अगर इधर प्रमोटर आपने लगा दिया तो प्रमोटर के रेस्पेक्ट में 3 to 5 जो है वो क्या होगी, कोडिंग होगी। तो अगर आपने इनकी पोजीशन को स्विच कर दिया तो टेम्पलेट और कोडिंग जो है उनकी डेफिनेशन रिवर्स हो जाएगी बेटा। इसलिए प्रमोटर क्या कर रहा है, प्रमोटर डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये बात होगी आपकी प्रमोटर की। इंपॉर्टेंट था, प्रमोटर के सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए बेटा। सो प्रमोटर इज वेरी वेरी नेसेसरी, तीनों यूनिट नेसेसरी है, बट प्रमोटर इंपॉर्टेंट ज्यादा है बिकॉज इट इज द बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। और आगे अपन डिटेल में जब चलेंगे रेगुलेशन वगैरह में तो पता लगेगा प्रमोटर के अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कुछ स्पेसिफिक रेगुलेटरी सीक्वेंस और प्रेजेंट होते हैं जो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। सो वी कैन से दैट देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस, there are additional regulatory sequence present upstream और downstream ऑफ प्रमोटर। थोड़े इंपॉर्टेंट है, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है बेटा, जिनको अपन रेगुलेशन वाले पॉइंट में स्टडी करेंगे। तो प्रमोटर के आगे या पीछे कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जो जिनको रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं, ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो सारे पॉइंट आपको प्रमोटर के मैंने एक्सप्लेन कर दिए और समझने आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब प्रमोटर के बाद बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चरल जीन की। तो स्ट्रक्चरल जीन को अभी तो मैं 2 पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, उसके बाद में जीन को अलग से अपन स्टडी करेंगे बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है जीन। स्ट्रक्चरल जीन लोकेशन बताना बेटा, क्या बोलोगे, डाउन स्ट्रीम में है ना। वी कैन से दैट इट फ्लैंक्ड बाई प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, फ्लैंक्ड बाई प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। इधर प्रमोटर उधर कौन है, टर्मिनेटर। और क्या करती है स्ट्रक्चरल जीन, कोड्स फॉर आरएनए। इसी जीन से क्या बनेगा बेटा, इसी पार्ट से क्या होगा आपका, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ओके, ट्रांसक्रिप्शन इसी का होगा, इसी से आरएनए बनेगा। ठीक है, अभी स्ट्रक्चरल जीन इतना लिख रहा हूं मैं, फिर जीन को मैं अलग से मेंशन करूंगा, अलग से टॉपिक लेंगे जीन, उसमें पूरा डिटेल लेंगे अपन। थर्ड है आपका टर्मिनेटर। ये देखो बेटा टर्मिनेटर तो इंपॉर्टेंट है। लोकेशन बताओ पहले, आप खुद बताओगे लोकेशन, क्या बोलोगे, 3' एंड ऑफ रेफरेंस स्ट्रेंथ, या बोल सकते हैं किसमें है, इन डाउन स्ट्रीम। एंड टर्मिनेटर का देखो नाम ही टर्मिनेटर है, क्या करेगा बेटा ये, हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। क्लियर। और ये देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ जीन। जहां पर टर्मिनेटर आ गया इसका मतलब उस जीन का क्या आ गया, एंड आ गया। और टर्मिनेटर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो अभी तो मैंने केवल इनको लोकेट किया है और इनको डिफाइन किया है। उसके बाद में जब मैकेनिज्म पे आएंगे तो तीनों को वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म में अपन
इनके फंक्शन और पूरा प्रोसेस जो है क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी इतना समझना आपको, प्रमोटर, टर्मिनेटर, सिस्टोन, लोकेशन क्या है, क्या इनका फंक्शन है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जो एक्चुअल पार्ट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कौन है? स्ट्रक्चरल जीन और सिस्टोन। अब होना क्या है यही मैं क्लियर कर देता हूं। देखो बेटा, आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज आएगा ये, और ये जो सिस्टोन है इसमें जो 3' to 5' वाले टेम्पलेट है इसके ऊपर बाइंड होगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या करेगा? आरएनए का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन अभी तो मैंने बेसिक बताया, अभी इसको मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे तब क्लियरली पता चलेगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये आपको प्रोसेस आगे स्टडी करना है। तो ये तो होगी आपकी क्या? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स। अब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स में इंपॉर्टेंट रह गया आपका जीन। तो जीन को अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा अलग से स्टडी करेंगे। ओके, तो एक बार जीन स्टडी कर लेंगे और उसके बाद में जो भी आपका मैकेनिज्म वगैरह है उसको भी डिटेल में ले लेंगे। क्लियर? तो अब केवल जीन स्टडी करने हैं और मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टडी करना है, तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको मैंने बताया सेमीकंडक्टिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और ट्रांसक्रिप्शन को अपन ने स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा सा इनिशिएटिव्स को डिस्कस करें। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। कल नेक्स्ट लेक्चर में अपन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और जेनेटिक कोड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल वाला टॉपिक भी कवर करना है, प्रोटीन भी स्टडी करना है, ट्रांसलेशन भी स्टडी करना है, तो सब कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो इसको आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।